जय हिंद दोस्तों हम हमेशा से यही सुनते आए हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर पानी को लेकर होने वाली है। दुनिया में जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट की रफ्तार बढ़ रही है, उसी स्पीड से पीने के पानी की कमी भी बढ़ती जा रही है। पानी की समस्या आज विकराल रूप ले चुकी है। हम विकास के मार्ग पर तो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन साफ पीने का पानी मिलना भी उतना ही कठिन होता जा रहा है। अगर भारत की बात करें तो 2020 में जारी इकोलॉजिकल थ्रेट रजिस्टर की रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग 60 करोड़ जनता पानी की भयंकर समस्या का सामना कर रही है। भविष्य में यह आंकड़ा बढ़कर 140 करोड़ पर पहुंच जाएगा। भारत की 18% आबादी को महज 4% पानी ही नसीब हो पा रहा है। भूजल दोहन में विश्व में सबसे ज्यादा भारत को लेकर स्थिति खराब चल रही है। सबसे ज्यादा भूजल का इस्तेमाल और दोहन हम करते हैं। चीन और अमेरिका के बाद हमारा नंबर आता है। अगर इन दोनों देशों को मिला दिया जाए तो भारत इनसे ज्यादा पानी का दोहन कर रहा है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल हो रहा है। 80% पानी एग्रीकल्चर के लिए और 12% पानी इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जबकि पीने के लिए महज 8% पानी का ही उपयोग हो रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में, यानी कि अगर हम 2030 तक की ही बात करें, तो भारत में पानी की समस्या इसकी मांग की पूर्ति से लगभग 2 गुनी होने वाली है। चैप्टर 1 द वाटर वार। पानी की समस्या से विवाद भी पैदा हो रहे हैं। कोई कहता है कि ये तेरा है, कोई कहता है कि मेरा है, और तेरा या मेरा नहीं तो फिर आधा आधा दोनों का है। और इसी तरह से जब पानी का बंटवारा होता है तो इससे एडवर्सियल लिटिगेशन पैदा हो रही है। पानी का विषय राज्यों का विषय होता है और कई बार हमें यह देखने को मिलता है, खासतौर पर जब नदी जल विवाद को लेकर बात होती है तो आपस में कई राज्यों के बीच टकराव देखने को मिलते हैं। स्टेट्स एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। इसके ऊपर राजनीति और कई सारी चीजें हो रही है। ताजा मामला आप राजस्थान में राजस्थान ईस्टर्न कैनाल परियोजना को ही देख लीजिए। इसमें राजस्थान के 13 जिलों के 3.5 करोड़ लोगों को पानी की समस्या से राहत मिलती, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार की लड़ाई की वजह से यह मामला राजनीति की भेंट चढ़ गया है। यह पूरा प्रोजेक्ट 60,000 करोड़ का है। असली मुद्दा पैसे के खर्चे का है। केंद्र चाहता है कि 75% खर्चा राजस्थान उठाए। इसके अलावा वह मध्य प्रदेश से एनओसी लेकर आए। वहीं राजस्थान की मांग है कि इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए, जिससे कि इसका 90% खर्चा केंद्र सरकार उठाए। इसके अलावा देश में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी विवाद, रावी ब्यास नदी जल विवाद और कृष्णा नदी की घाटी में मौजूद राज्यों के बीच लड़ाई भारत में बड़े विवादों के उदाहरण हैं। पानी के विवाद में सच्चाई को जानते हुए भी हर राज्य की सरकार ये सोचने लगी है कि अगर इसको कोई कोर्ट ही डिसाइड कर दे तो हमारे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। कोर्ट को इन विवादों को निपटाने के लिए काफी सारा समय लग जाता है, इसलिए जब तक फैसला नहीं आता तब तक संबंधित राज्य के लोगों को इसकी परेशानी उठानी पड़ती है। हालांकि इसके समाधान के लिए कई बार यह बात उठती रही है कि संविधान में राज्य सूची से जल को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया जाए, ताकि ये विषय राज्य के अधिकार में न होकर केंद्र के अधिकार में आ जाए। सरकारें इंटर स्टेट और इंटर मिशन ट्रांसफर करके भी देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकती हैं। अब हर एक स्टेट लगा है कि हमारे पास पानी आए या ना आए, लेकिन पड़ोसी के पास नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, ये सारी समस्याएं सही मैनेजमेंट के न हो पाने की वजह से पैदा हो रही है। अगर मैनेजमेंट सही हो, तमाम राज्यों के बीच यानी पानी को लेकर सहयोग हो, समन्वय हो, कोऑर्डिनेशन हो, तो कोई विवाद ही पैदा नहीं होगा। इसलिए केंद्र सरकार ने अब एक बड़ी पहल शुरू की है। आने वाले 25 सालों के लिए एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इसका नाम रखा गया है वाटर विजन 2047। इसके अनुसार आजादी के 75 साल यानी कि अमृत काल में आने वाले 25 सालों में सभी सरकारें एक सिस्टम की तरह काम करें। इसमें राज्यों और विभागों के बीच कोऑपरेशन और मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दिया गया है। और इसी के ऊपर भारत ने विजन 2047 का डॉक्यूमेंट तैयार किया है। यह सम्मेलन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विजन 2047 के नाम से रखा गया है, जिसमें तमाम अखिल भारतीय राज्य मंत्री शामिल हुए हैं। चैप्टर 2 वाटर विजन 2047 से क्या है। वाटर विजन 2047 का विजन यही है कि पानी कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन का विषय बने, राज्यों के बीच कोऑपरेशन का विषय बने। सभी सरकारें एक सिस्टम की तरह, ऑर्गेनिक एंटाइटी की तरह काम करें। राज्यों में विभिन्न मंत्रालयों जैसे कि जल मंत्रालय हो, सिंचाई मंत्रालय हो, कृषि मंत्रालय हो, ग्रामीण विकास मंत्रालय हो, पशुपालन का विभाग हो, उसी प्रकार से शहरी विकास मंत्रालय, आपदा प्रबंधन, यानी ये सभी एक दूसरे से जुड़कर इनमें आपस में लगातार संपर्क हो, संवाद हो, एक क्लियरिटी और एक विजन होना चाहिए।
अगर विभागों को एक दूसरे से जुड़ी हुई जानकारी मिलेगी, उनके पास पूरा डाटा होगा, तो उन्हें अपनी प्लानिंग करने में भी काफी मदद मिलेगी। वाटर विजन 2047 पहल तो काफी अच्छी है, जिसमें सभी जल मंत्रियों का राज्य स्तर पर केंद्र कोऑर्डिनेशन कर रहा है। जब यहाँ से एक पहल शुरू होगी तो जो भी अलग अलग विभाग हैं जो अलग अलग स्तर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट हो, रिवर क्लीनिंग हो, जल जीवन मिशन के अंदर हर घर में नल देना हो, स्वच्छ भारत मिशन में सैनिटेशन का काम हो, इन सभी में ज्यादातर मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन का ही इश्यू बना हुआ है। अगर इसको सुधार दिया जाए तो इसमें काफी डेवलपमेंट हो सकता है। चैप्टर 3, भारत के लिए यह मिशन कितना कारगर साबित हो सकता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत सही मैनेजमेंट नहीं कर सकता। इसके लिए हमें 5P में कोऑर्डिनेशन लाने की जरूरत है। पहला है पीपल, दूसरा पॉलिसीज, तीसरा प्रोग्राम, फोर्थ है प्लान्स और पांचवा प्रोजेक्ट। और इसी सीक्वेंस में जमीनी स्तर पर काम होता है। आज हर सेक्टर की अलग पॉलिसीज बनी हुई है। एग्रीकल्चर अपने हिसाब से कर रहा है, अर्बन डेवलपमेंट अपने हिसाब से कर रहा है, इंडस्ट्री अपने हिसाब से चल रही है, वहीं जल जीवन मिशन अलग प्रकार से चल रहा है। अब जरूरी है कि इन सभी प्रोग्राम के बीच एक कोऑर्डिनेशन हो। ये सभी विषय एक दूसरे से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं इनमें कोऑर्डिनेशन की कमी है। इसमें दोनों ही टाइप के कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। पहला है राज्यों और केंद्र के बीच और दूसरा है तमाम अलग अलग विभागों के बीच। दोस्तों, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है, कई सारे मिशन हैं, पूरी इंटेंशन है, लेकिन यह सब कुछ डिपेंड करता है मैनेजमेंट पर। सबसे इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन। अगर हम जल की बात करते हैं तो हमें सतही जल और भूजल को भी अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, जबकि देखा जाए तो पानी तो एक ही है, चाहे वो एटमॉस्फेयर में हो, जमीन में हो, सतह पर हो, नदियों में बहता हो, तालाबों में रहता हो। जब तक हम उसको एक रूप में नहीं देखेंगे तब तक हमारा मैनेजमेंट का प्रॉब्लम दूर नहीं हो सकता। इसी में एक टर्म है अर्थ गंगा मॉडल। सरकार ने पहली बार यह मॉडल 2019 में दिया था, जिसका स्ट्रक्चर 2022 में पेश किया गया है, जिसका गोल है कि देश के लोगों को इकोनॉमिक्स की मदद से नदियों से जोड़ा जाए। यानी कि हमारा जो भी डेवलपमेंट और विकास है वह पानी के आसपास केंद्रित होना चाहिए। यानी कि देश की अर्थव्यवस्था नदियों पर केंद्रित होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जो गंगा नदी है इसी के पास सब कुछ हो, ये तो मात्र एक सिंबल है, वो देश की किसी भी नदी के पास हो सकता है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगर इंडस्ट्रीज अपने सोर्सेज पर खुद पानी ट्रीट करे और रीयूज करे तो वो सबसे बड़ा वाटर मैनेजमेंट के लिए वाटर रीयूज है। इसमें हम एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए टेक्नोलॉजी पे फोकस करना होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही वो टूल है जिसकी मदद से हम बेहतर मैनेजमेंट कर सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पीने के पानी पर देश में अब तक 3 से 4 नेशनल पॉलिसी बन चुकी है, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर की समस्या अभी तक भी दूर नहीं हुई है। इन सब में ड्रिंकिंग वाटर टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया था, लेकिन पीने के पानी की समस्या अभी भी दूर नहीं हुई है। आज भी वाटर टैंकर, ट्रेन ये सब मंगानी पड़ती है, जबकि भारत ने 250 BCM ड्रिंकिंग वाटर का स्टोरेज तैयार कर रखा है। पूरे भारत की ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट 50 BCM से ज्यादा नहीं है। यह पानी बहुतायत में लोगों को उपलब्ध करवाया जा सकता है, लेकिन समस्या यहाँ पर भी मैनेजमेंट की ही बनी हुई है। 50 BCM पानी में से 40 BCM पानी ट्रीट करके दोबारा से देना पड़ता है, लेकिन समस्या यही है कि लोग ड्रिंकिंग वाटर तो लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसका ड्रेन सिस्टम नहीं बनाते हैं। वाटर लाइन डालने से पहले सीवर लाइन डालनी चाहिए। और दोस्तों, ये चीज हम किताबों में निबंध के रूप में पिछले 50 सालों से पढ़ते आ रहे हैं और आज भी पढ़ रहे हैं। पानी की समस्या पर कई प्रकार के स्कूलों में ऐसे पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उनको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कोई भी नहीं करता। चैप्टर 4, अभी भारत क्या प्रयास कर सकता है। अगर कंजर्वेशन अच्छे तरीके से हो, मैनेजमेंट बेहतर हो, तो इन तमाम चुनौतियों से भारत निपट सकता है। अगर इजराइल का उदाहरण हम देखें, वहां पर पानी की कमी है, लेकिन वो वाटर मैनेजमेंट के मामले में और ड्रिप इरिगेशन के मामले में दुनिया में सबसे आगे है, तो उससे हम सीख सकते हैं। अकेले सरकार के प्रयासों से कुछ नहीं हो सकता। जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में जनता को, सामाजिक संगठनों को, सिविल सोसाइटी को ज्यादा से ज्यादा जुड़ना होगा। जब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि स्कीम क्या आई है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं, चीजों को यूज कैसे करना है, तो इन तमाम चीजों को लेकर लोगों को अवेयरनेस करना होगा। और दोस्तों, ये जन भागीदारी तभी इफेक्टिव रूप से काम कर सकती है जब एक रूप में उनके सामने कोई समन्वय, कोई कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाए। इसके लिए ये हो सकता है कि जैसे हम पार्लियामेंट में बजट पेश करते हैं, वैसे ही एक वाटर बजट भी पेश किया जाए। या फिर जैसे कि ये विषय राज्य के अंतर्गत आता है, तो फिर राज्य अलग से एक वाटर बजट पेश करे जिसमें वाटर के सभी आंकड़े उपलब्ध हो। और राज्यों में भी आपस में मतभेद इसीलिए होता है क्योंकि वाटर को लेकर जो भी आंकड़े हैं
वो ऐसे नहीं है जिसे दोनों राज्य आपस में मान ले। इसलिए वाटर हमेशा निगोशिएशन का ही सब्जेक्ट रहता है और नेगोशिएशन टेबल पर आकर तभी ठीक हो सकते हैं जब उसका एविडेंस मौजूद हो, उसका कोई प्रूफ मौजूद हो, यानी हमारे पास से अच्छे आंकड़े मौजूद हो। जल के सही तरीके से आंकड़े इकट्ठे नहीं हो पाने से ये पता ही नहीं होता है कि क्या और किसका प्रबंधन करना है, कहाँ कितना पानी है, किस गुणवत्ता का है। जैसे कि आप मनरेगा प्रोग्राम को देख लीजिए। अब मनरेगा प्रोग्राम में बजट तो अवेलेबल है, लेकिन यही नहीं पता कि इस बजट को लगाना कहाँ पर है और कैसे लगाना है। दोस्तों, बाकी दुनिया की तुलना में हम देखें तो जल के बारे में हमारी जानकारी बहुत ही कम है या फिर न के बराबर है। आंकड़ों से ये फायदा होगा कि कब किस महीने में कहाँ कितना पानी है, कितनी जरूरत है। इसके बाद मैनेजमेंट में बहुत आसानी होगी। इसके जरिए छोटी छोटी नदियों, तालाबों पर ध्यान दिया जा सकेगा। हालांकि धीरे धीरे देश इसके लिए काम कर रहा है और हर राज्य को ये जिम्मेदारी दी गई है कि अपने प्रदेश में, अपने शहर में, अपने गांव में जो भी नदियां और तालाब हैं उसका कैसे प्रबंधन करें और जो वेस्ट वाटर निकलता है उसकी निकासी को लेकर बेहतर प्रबंधन कैसे किया जाए। अगर दशा और दिशा मिल जाए तो जन भागीदारी बहुत इफेक्टिव रहेगी। पूरे बारिश में 15-20 दिन में जो पानी आता है हम सही से उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं, तो लोगों को ये बताएं कि कैसे उसका साल भर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी योजनाएं और ऐसे सोर्सेज आमजन तक उपलब्ध कराने होंगे। भारत में अधिकतर जगह पर जो पानी उपलब्ध होता है उसमें से 70% पानी महज 4 महीनों में ही बह जाता है। इसलिए बाकी 8 महीने में किसी न किसी तरीके से उसको स्टोरेज किया जा सकता है और साल भर के लिए उसको उपयोग में लिया जा सकता है। इसके लिए स्टोरेज तैयार किए जा सकते हैं। ये छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। ये लोकल और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर भी हो सकते हैं, ग्राउंड में भी हो सकते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से जैसे कि पहले हुआ करते थे, यानी कुएं, बावड़ी और तालाब। इसके अलावा मॉडर्न स्टोरेज जैसे बड़े बड़े रिजर्वायर्स, आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स या नेचुरल रिजर्वायर्स। लेकिन सबसे बड़ी समस्या मैनेजमेंट की ही हो रही है और इसका समाधान पीएम मोदी ने वाटर विजन 2047 में बताया कि हमें ग्लोबल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचना होगा और लोकल लेवल पर उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर कोई केवल अपने लिए ही काम करेगा तो ये उसके अपने लिए तो ठीक है, लेकिन हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी देखना होगा और पूरे भारत को लेकर के सोचना होगा कि इससे भारत को कैसे गति मिल सकती है। हर स्टेट्स को विवादों में उलझने के बजाय एक दूसरे से सीखना चाहिए, क्योंकि किसी स्टेट में वाटर मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। जैसे महाराष्ट्र में वाटर यूजर्स एसोसिएशन बहुत अच्छा काम कर रही है, गुजरात में अच्छा काम हो रहा है, वहीं राजस्थान केनाल एरिया में वाटर यूजर एसोसिएशन अच्छा काम कर रही है। प्रॉब्लम वहां पर भी है, लेकिन उनका सॉल्यूशंस किया जा रहा है और लोकल लेवल पर ही इन चीज़ों का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और नेशनल गोल्स भी यही है कि सबका तेजी से विकास हो और सभी को पीने का स्वच्छ पानी मिले। दोस्तों, देश में पानी की समस्या का समाधान आपके दिमाग में क्या आ रहा है, ये हमें एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वहीं ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक और शेयर ज़रूर करें।